इन दो जगहों पर हमेशा चुप रहो, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कब, कहां और कितना बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हमारी ये जुबान, जो शरीर का सबसे छोटा सा हिस्सा लगती है, इसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छुपी है। इसी जुबान से निकले शब्द किसी टूटे हुए इंसान को खड़ा कर सकते हैं, और इसी जुबान से निकले शब्द किसी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। ये वो तीर है जो एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आता। आप अपने गुस्से को, अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते, और उन शब्दों से जो घाव लगता है वो वक्त के साथ शायद भर जाए, पर उसका निशान हमेशा रह जाता है। यही निशान है वो जिसे हम पछतावा कहते हैं। एक ऐसा पछतावा जो जीवन भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जब भी हम अकेले बैठते हैं, वो पल हमें याद आता है और हमारा दिल कचोटता है कि काश उस वक्त हम चुप रह गए होते। लेकिन आखिर वो कौन सी 2 जगह हैं? वो कौन से 2 पल हैं जहां हमारी खामोशी हमारे बोलने से ज्यादा कीमती होती है? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जहां जुबान पर ताला लगा लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है? इन सवालों के जवाब हमें किसी किताब में नहीं मिलते। ये हमें जिंदगी की ठोकरों से मिलते हैं, या फिर किसी की जिंदगी की कहानी से मिलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो कोई भी चाह सकता है, एक प्यार करने वाला परिवार, इज्जत और सुकून। लेकिन फिर उसने उन 2 जगहों पर अपनी जुबान खोल दी जहां उसे खामोश रहना चाहिए था, और उसके बाद उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं बचा। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि वो 2 जगह कौन सी हैं और वहां चुप न रहने का अंजाम क्या हो सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक छोटे से शांत से गांव धर्मपुर से। धर्मपुर, जैसा नाम वैसा ही गांव। धर्म और संस्कारों को मानने वाले लोग। सुबह की शुरुआत मंदिरों की घंटियों और अजान की आवाज से होती, और शाम सूरज के साथ साथ खेतों से लौटते किसानों के थके पर संतुष्ट चेहरों के साथ ढलती। गांव की हवा में एक अपनापन था, एक भाईचारा था। इसी गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना आंगन वाला घर था। ये घर था गोविंद चौधरी का। गोविंद चौधरी 70 साल के एक बुजुर्ग, जिनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे की झुर्रियों में उनका पूरी जिंदगी का तजुर्बा झलकता था। वो गांव के सबसे सम्मानित लोगों में से एक थे। वो कम बोलते थे, बहुत कम। लोग कहते थे कि गोविंद चौधरी की खामोशी में भी इतनी ताकत है कि वो बड़े बड़े तूफानों को शांत कर सकती है। वो मानते थे कि बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द ही इंसान का आईना होते हैं। गोविंद चौधरी का भरा पूरा परिवार था। उनकी पत्नी, जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी, और उनके 2 बेटे हरीश और दिनेश। हरीश बड़ा बेटा, उम्र कोई 40 के करीब होगी। हरीश अपने पिता से बिल्कुल उलट था। वो मेहनती था, अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसकी जुबान। हरीश की जुबान उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो जल्दबाज था, गरम दिमाग का था, और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। उसका दिल सोने का था, पर उसकी बातें तलवार की तरह चुभने वाली थी। वो अक्सर गुस्से में या जोश में ऐसी बातें कह जाता जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस होता, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। हरीश की पत्नी थी सावित्री। सावित्री एक बहुत ही समझदार और शांत औरत थी। वो अपने पति के स्वभाव को जानती थी और हमेशा उसे संभालने की कोशिश करती। वो अक्सर हरीश को टोकती, जी थोड़ा सोच समझ कर बोला कीजिए, आपकी बातों का कोई गलत मतलब निकाल सकता है। लेकिन हरीश उसकी बातों को हंसकर टाल देता। अरे सावित्री, मैं तो साफ दिल का आदमी हूं। जो दिल में होता है वही जुबान पर। मुझे ये दुनिया की तरह घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। वो ये नहीं समझता था कि साफ दिल होना अच्छी बात है, पर साफ जुबान होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। दूसरा बेटा था दिनेश, हरीश से 5 साल छोटा। दिनेश अपने पिता गोविंद की परछाई था। शांत, समझदार
और हमेशा खामोशी से अपना काम करने वाला। वो गांव में ही एक छोटी सी खाद बीज की दुकान चलाता था। हरीश खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और दिनेश अपनी दुकान संभालता। दोनों भाइयों में प्यार बहुत था, लेकिन हरीश के मन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी जलन भी थी। उसे लगता था कि वो खेतों में धूप और मिट्टी में मरता है, जबकि उसका छोटा भाई आराम से दुकान पर छांव में बैठकर पैसे कमाता है। ये जलन, ये शक उसके दिल के एक कोने में दबा हुआ था, जो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। गोविंद चौधरी अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके दोनों बेटे उनकी आंखों के सामने हैं, उनका परिवार एक साथ है, और क्या चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बात उस शाम की है जब सावन की पहली बारिश के बाद पूरा गांव मिट्टी की सौंधी खुशबू से महक रहा था। गोविंद चौधरी ने रात के खाने के बाद अपने दोनों बेटों और बहू को आंगन में बुलाया। माहौल थोड़ा गंभीर था। गोविंद चौधरी की खामोशी आज कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थी। उन्होंने अपनी लाठी को एक तरफ रखा और अपनी चारपाई पर बैठ गए। हरीश, दिनेश, इधर आओ, मेरे पास बैठो। दोनों भाई अपने पिता के पास जाकर बैठ गए। सावित्री भी पल्लू ठीक करती हुई पास ही खड़ी हो गई। गोविंद चौधरी ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, तुम दोनों जानते हो, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं देता। ना जाने कब बुलावा आ जाए। हरीश ने तुरंत अपने पिता को टोका, जो उसकी आदत थी। ये क्या बापूजी, आप भी कैसी अशुभ बातें करने लगे। आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो आपको अपने पोते पोतियों की शादियां देखनी है। गोविंद चौधरी ने उसे हाथ के इशारे से चुप कराया। नहीं बेटा, मेरी बात पूरी सुन ले। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, इस घर को, इस जमीन को एक किया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले तुम दोनों की जिम्मेदारियां बांट दूं, ताकि मेरे बाद तुम भाइयों में कोई मनमुटाव ना रहे। ये सुनते ही हरीश के कान खड़े हो गए। जिम्मेदारियां बांट दूं? उसके दिमाग में तुरंत बंटवारे का ख्याल आया। उसे लगा कि उसके पिता आज जमीन जायदाद का बंटवारा करने वाले हैं, और उसके दिल में वो बरसों से दबी हुई जलन, वो शक अचानक से बाहर आ गया। उसे लगा कि उसके पिता जरूर दिनेश को ज्यादा हिस्सा देंगे, क्योंकि वो दुकान से कमा कर देता है और हरीश तो बस खेतों में मजदूरी करता है। गोविंद चौधरी अभी आगे कुछ कहने ही वाले थे। मैंने फैसला किया है कि कल से बस हरीश से और सब्र नहीं हुआ। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। बस कीजिए बापूजी, मुझे सब समझ में आ गया। आप यही कहने वाले थे ना कि कल से ये दुकान दिनेश की और ये बंजर खेत मेरे। यही फैसला किया है ना आपने। गोविंद, सावित्री और दिनेश तीनों हैरान होकर हरीश का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि हरीश अचानक ऐसे क्यों भड़क उठा। ये तू क्या कह रहा है हरीश? गोविंद चौधरी ने कांपती हुई आवाज में पूछा। मैंने तो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की। पूरी क्या करनी है बापूजी? हरीश अब पूरी तरह से अपने गुस्से के काबू में था। वो सब बोल रहा था जो उसे शायद कभी नहीं बोलना चाहिए था। मैं अंधा नहीं हूं, मुझे सब दिखता है। दिनेश आपका लाडला है, वो दुकान पर बैठकर मजे करता है, और मैं गधे की तरह इन खेतों में मरता हूं। और आज आप बंटवारा करके मुझे मेरा इनाम दे रहे हैं, मुझे ये बंजर खेत थमा रहे हैं। सावित्री ने अपने पति का हाथ पकड़ने की कोशिश की। ये आप क्या कह रहे हैं जी? बापूजी की बात तो पूरी सुन लीजिए। तू चुप रह सावित्री। हरीश ने अपनी पत्नी को भी झिड़क दिया। तू नहीं समझती, आज मुझे बात करने दे। आज मैं अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दूंगा। और उस रात हरीश ने अपने दिल की भड़ास निकाल दी। उसने वो सब कह दिया जो उसके मन के किसी अंधेरे कोने में सालों से सड़ रहा था। उसने अपने पिता पर पक्षपात का इल्जाम लगाया, अपने भाई को कामचोर कहा और अपनी सारी मेहनत को बेकार बताया। वो बोलता रहा, चीखता रहा, और गोविंद चौधरी खामोशी से एक पत्थर की मूरत बने उसे सुनते रहे। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना नाराजगी। उनकी आंखों में बस एक गहरी, बहुत गहरी पीड़ा थी। हरीश ने अपनी जिंदगी की पहली और सबसे बड़ी गलती कर दी थी।
उसने उस पहली जगह पर अपनी जुबान खोल दी थी जहां उसे खामोश रहना चाहिए था। जब हरीश बोलकर थका और चुप हुआ तो आंगन में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। गोविंद चौधरी धीरे से अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ नहीं देखा। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तूने आज मेरी बात सुने बिना ही अपना फैसला सुना दिया। काश तूने थोड़ा सब्र कर लिया होता। ये कहकर वो चुपचाप अपने कमरे में चले गए। हरीश गुस्से में अपने घर के हिस्से की ओर चला गया। सावित्री वही खड़ी रोती रही और दिनेश अपने पिता के उन अधूरे शब्दों के बारे में सोचता रहा जो शायद उसका भाई कभी नहीं सुन पाएगा। उस एक रात ने, उस एक पल के गुस्से ने उस हंसते खेलते परिवार में एक ऐसी दरार डाल दी थी जिसे भरना अब शायद किसी के बस में नहीं था। उस रात के बाद गोविंद चौधरी के घर का आंगन कभी वैसा नहीं रहा जैसा हुआ करता था। अगली सुबह सूरज तो अपने वक्त पर निकला, लेकिन उस घर में रोशनी नहीं आई। घर में एक अजीब सी भारी खामोशी पसरी हुई थी। वो खामोशी जो किसी तूफान के आने से पहले नहीं, बल्कि किसी तूफान के गुजर जाने के बाद अपनी तबाही के निशान छोड़ जाती है। हरीश रात भर सो नहीं पाया था। वो अपने गुस्से में करवटें बदलता रहा। उसे अब भी लग रहा था कि उसने जो कुछ कहा वो गलत नहीं था, वो तो बस उसका हक था। उसके दिल की वो आवाज थी जिसे उसने सालों से दबा कर रखा था। उसे लग रहा था कि आज उसने अपने पिता और भाई के सामने अपनी बात रखकर उन्हें उनकी जगह दिखाकर बहुत बड़ा काम किया है। वो सुबह जब उठा तो उसके मन में एक अकड़ थी। वो अपनी पत्नी सावित्री से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। सावित्री बेचारी रात भर रोती रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति का साथ दे या अपने ससुर के टूटे हुए दिल का। वो सुबह जब उठी तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने रोज की तरह चूल्हा जलाया, चाय बनाई। वो कांपते हाथों से चाय का गिलास लेकर हरीश के पास गई। जी, चाय पी लीजिए और मेरी एक बात मानिए, बापूजी से माफी मांग लीजिए। वो बड़े हैं, आप जो भी कहेंगे वो। हरीश ने उसका हाथ झटक दिया। चाय का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। माफी? और मैं? किस बात की माफी? क्या मैंने अपना हक मांगकर कोई गुनाह कर दिया? तू भी उन्हीं की तरफदारी करने लगी। जा, चली जा यहां से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। सावित्री रोती हुई वहां से चली गई। हरीश का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उधर गोविंद चौधरी अपनी चारपाई से उठे, लेकिन आज वो रोज वाले गोविंद चौधरी नहीं लग रहे थे। वो चुपचाप उठे और बिना किसी से कुछ कहे, बिना चाय नाश्ता किए घर के बाहर आंगन में लगे उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वो बस शून्य में घूर रहे थे। दिनेश भी उठा। उसने अपने भाई के कमरे से आती चिल्लाने की आवाज सुनी थी। उसने अपनी भाभी के रोने की सिसकियां भी सुनी थी। उसका दिल बहुत भारी था। कल रात उसके भाई ने उसे कामचोर कहा था। ये बात उसे चुभ गई थी। वो अपने पिता के पास गया। बापूजी, गोविंद चौधरी ने धीरे से सिर घुमाया पर कुछ बोले नहीं। बापूजी, आप भैया की बातों का इतना गम मत मानिए। वो गुस्से में थे, उनका वो मतलब नहीं था। मैं जाकर भैया से बात करता हूं। दिनेश ने अपने पिता को दिलासा देने की कोशिश की। आज कई सालों बाद गोविंद चौधरी की खामोशी टूटी, पर उनकी आवाज में वो पुराना रौब नहीं था। उनकी आवाज में एक गहरी थकान थी, एक हार थी। किससे बात करेगा बेटा? और क्या बात करेगा? वो जो कहना चाहता था वो कह चुका, और जो मुझे सुनना था वो मैं सुन चुका। नहीं बापूजी, दिनेश ने कहा, आप मेरी बात समझिए। भैया को बस ये लगता है कि मैं दुकान में आराम करता हूं और वो खेतों में। गोविंद चौधरी ने दिनेश की बात को बीच में ही काट दिया। और तू क्या सोचता है? क्या तुझे भी यही लगता है कि मैंने तुम दोनों में कोई फर्क किया है? नहीं बापूजी, कभी नहीं। आपने तो मुझे हमेशा मेहनत करना ही सिखाया है। गोविंद चौधरी की आंखों के कोने भीग गए। उन्होंने एक लंबी ठंडी सांस ली। मैं जानता था बेटा कि तू मुझे समझेगा, पर तेरा भाई वो कभी नहीं समझ पाया। वो सिर्फ अपनी मेहनत देखता है। उसे मेरी चिंता कभी दिखाई नहीं दी। वो सिर्फ अपनी धूप देखता है। उसे तेरी छाव के पीछे की जिम्मेदारी कभी नजर नहीं आई। जानता है दिनेश,
गोविंद चौधरी ने अपनी आवाज को थोड़ा संभालते हुए कहा, मैं कल रात तुम दोनों को क्यों बुलाया था? क्या मैं सच में बंटवारा करने वाला था? मैं तो तुम दोनों भाइयों को एक नई जिम्मेदारी सौंपने वाला था। दिनेश ने हैरानी से अपने पिता की ओर देखा। कैसी जिम्मेदारी बापूजी? गोविंद चौधरी ने अपनी धोती के कोने से अपनी आंखें पोंछी। बेटा, मैंने शहर के बड़े व्यापारियों से बात कर ली थी। इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और तेरी दुकान भी अब अच्छी चलने लगी है। मैंने सोचा था कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी मेहनत को बड़ा बनाएं। मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए गांव में ही एक छोटी सी चावल की मिल लगाने का सोचा था। मैंने सोचा था मेरा हरीश अपने खेतों में जो सोना उगाएगा उसे हम बाहर जाकर मिट्टी के भाव नहीं बेचेंगे। हम उसे अपनी मिल में तैयार करेंगे और उस पर अपना नाम लगाकर शहर के बड़े बाजारों में बेचेंगे। मैंने सोचा था, गोविंद चौधरी की आवाज भर्रा गई, कि मैं अपने बड़े बेटे हरीश को उस मिल का मालिक बनाऊंगा। उसे कहूंगा कि आज से तू सिर्फ किसान नहीं, एक बड़ा व्यापारी भी बन गया है। और तू दिनेश अपनी दुकान के हिसाब किताब के साथ साथ उस मिल का भी पूरा बही खाता संभालेगा। मैं तो तुम दोनों को एक करने जा रहा था, जो तुम दोनों मिलकर चलाओ। वो मिल तुम दोनों का भविष्य थी। गोविंद चौधरी चुप हो गए। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके पिता ने इतना बड़ा सपना देखा था और उसके भाई ने एक ही पल में उस सपने को कैसे चकनाचूर कर दिया। पर बापूजी, दिनेश ने कांपते हुए कहा, आपने भैया को यह बात बताई क्यों नहीं? आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकता बेटा? गोविंद चौधरी ने एक हारी हुई मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं उसे यह बताता कि बेटा, जिस बंजर खेत के लिए तू आज मुझसे लड़ रहा है, मैं तो उसे सोना बनाने की तैयारी कर रहा था? क्या मैं उसे यह बताता कि जिस भाई को तू कामचोर समझ रहा है, मैं उसी की समझदारी पर भरोसा करके लाखों का कारोबार शुरू करने जा रहा था? नहीं बेटा, जब रिश्तों में भरोसा ही ना बचे तो सफाई देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसने तो मेरे पिता होने पर ही सवाल उठा दिया। उसने मेरी पूरी जिंदगी की तपस्या को एक पल में झुठला दिया। अब मैं उसे क्या समझाता? वो तो अपना फैसला पहले ही सुना चुका था। दिनेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा। बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। भैया की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। गोविंद चौधरी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तू जा अपनी दुकान संभाल। और हाँ, अब इस मिल के बारे में हरीश को कुछ मत बताना। जब वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, तो अब वो मेरे सपने को क्या समझेगा? उस दिन के बाद वो घर सच में बंट गया। हरीश और सावित्री ने अपने घर के हिस्से में एक छोटी सी रसोई अलग बना ली। अब आंगन के बीचों बीच एक अनदेखी दीवार खिंच चुकी थी। हरीश ने अपने पिता से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया। वो सुबह उठता, अपने औजार उठाता और सीधा खेतों पर चला जाता। वो अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगा था। वो जैसे खुद को सजा दे रहा था, या शायद दुनिया को ये साबित करना चाहता था कि वो अकेला ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक खालीपन था। वो जब भी अपने पिता को उस बरगद के नीचे चुपचाप बैठे देखता तो उसका दिल काम चाहता, पर उसकी अकड़, उसका घमंड उसे जाकर माफी मांगने से रोक देता। सावित्री बेचारी दो पाटों के बीच पिस रही थी। वो छुप छुप कर अपने ससुर और देवर के लिए भी खाना बनाती और फिर अपने पति के गुस्से का शिकार भी होती। गोविंद चौधरी का ज्यादातर वक्त अब खामोशी में ही गुजरता। वो अपने छोटे बेटे दिनेश से बात करते, गांव के मसलों पर उसे सलाह देते, पर जैसे ही हरीश सामने आता वो चुप हो जाते। हरीश की जिंदगी अब और भी मुश्किल हो गई थी। वो अकेला पड़ गया था। गांव में भी जब ये खबर फैली तो लोग उसे ही गलत ठहराने लगे। बड़ा आया था बाप को सिखाने वाला। गोविंद चौधरी जैसे देवता जैसे इंसान के साथ कोई ऐसा करता है भला? हरीश अब गांव की चौपाल पर भी नहीं बैठता था। वो काम खत्म करके सीधा घर आता और अपनी कड़वाहट में डूब जाता। उसकी ये जलन, उसका ये गुस्सा अब उसके भाई दिनेश के लिए और भी बढ़ गया था। उसे लगता कि दिनेश ने ही उसके पिता के कान भरे हैं। उसे लगता कि उसकी इस तबाही का जिम्मेदार उसका छोटा भाई ही है। एक दिन
जब हरीश अपनी फसल के लिए खाद खरीदने बाजार जा रहा था तो उसने गांव के नुक्कड़ पर चाय की दुकान पर कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना। वो लोग हरीश को देखकर पहले तो चुप हो गए, पर फिर उनमें से एक, जो हरीश की जलन को जानता था, उसने जानबूझकर बात छेड़ दी। अरे भाई, कुछ भी कहो, किस्मत हो तो दिनेश जैसी। क्यों, क्या हुआ? दूसरे ने पूछा। अरे तुम्हें नहीं पता, दुकान तो बस नाम के लिए खोल रखी है, असली माल तो रात के अंधेरे में आता है। सुना है खाद की कालाबाजारी का बड़ा खेल चल रहा है। जो खाद सरकार किसानों को सस्ते दाम पर देती है, दिनेश उसे अपने गोदाम में छिपा लेता है और फिर जब बाजार में कमी होती है तो उसे दोगुने दाम पर बेचता है। ये सुनते ही हरीश के कान खड़े हो गए। क्या, दिनेश और कालाबाजारी? पहले आदमी ने बात आगे बढ़ाई। हाँ भाई, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। परसों रात शहर से एक बड़ा ट्रक आया था और सीधा दिनेश की दुकान के पीछे वाले गोदाम में खाली हुआ और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। वो तो हम परदेश से आ रहे थे तो देख लिया। बड़ा पहुंचा हुआ खिलाड़ी है तुम्हारा पड़ायसी। हरीश का खून खौल उठा। तो ये बात है, ये है इसकी आराम की दुकान का राज। ये चोर है, ये मेरे बापू को, पूरे गांव को धोखा दे रहा है। उसे एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि वो लोग झूठ भी बोल सकते हैं या शायद कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं, उसके लिए तो ये खबर उसके अपने भाई के खिलाफ जो जहर उसके मन में भरा हुआ था, उसे सच साबित करने का एक सबूत थी। उसके मन में जो अपने पिता के लिए थोड़ा बहुत पछतावा बचा था, वो भी इस खबर को सुनकर खत्म हो गया। अच्छा हुआ मैंने उस रात सब कह दिया। ये लोग इसी लायक है। एक बाप अंधा हो गया है और दूसरा भाई चोर बन गया है। वो सीधा घर लौटा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। सावित्री उसे देखकर डर गई। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों है? आज मैं उस कामचोर की, उस चोर की सारी हैकड़ी निकाल दूंगा। हरीश ने अपने हाथ में पकड़ा फावड़ा जमीन पर पटकते हुए कहा। क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं आप? सावित्री ने घबराकर पूछा। किसकी? अपने उस लाडले देवर की। वो जो शरीफ बनकर घूमता है ना, वो कोई शरीफ नहीं, वो एक नंबर का चोर है। काला बाजारी करता है, रात के अंधेरे में माल मंगवाता है और हमारे जैसे किसानों को लूटता है। आज मैं उसे पूरे गांव के सामने बेइज्जत करूंगा। आज मैं बापूजी को उसकी असलियत दिखाऊंगा। हरीश अपनी जिंदगी की दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। वो दूसरी जगह जहां उसे चुप रहना चाहिए था, जहां अफवाहें और दूसरों की निंदा हो रही थी, वहां वो ना सिर्फ बोला बल्कि वो उस आग में घी डालने का काम करने जा रहा था। वो बिना सोचे, बिना जांचे परखे, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा था जो शायद उस परिवार की बची खुची इज्जत को भी मिट्टी में मिला देता। रुकिए, सावित्री ने उसे रोकने की कोशिश की। ये आप क्या करने जा रहे हैं? क्या पता ये बातें झूठी हो? तू चुप रहा, हरीश ने उसे धकिया दिया। मुझे सब पता है क्या सच है और क्या झूठ। आज फैसला होकर रहेगा। वो गुस्से में अपने घर से निकला, सीधा अपने पिता के पास जाने के लिए, अपने भाई का पर्दाफाश करने के लिए। हरीश के कदम आग उगल रहे थे। उसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। चोर, मेरा सगा भाई चोर निकला। ये शब्द उसके जहन में किसी हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो भूल गया था कि वो एक बड़ा भाई है। वो भूल गया था कि वो एक बेटा है। इस वक्त वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और अपने धोखेबाजों से बदला लेने जा रहा था। आंगन के बीचों बीच खिंची वो अनदेखी दीवार, आज वो उसे लांघकर अपने पिता के हिस्से वाले बरामदे की तरफ बढ़ रहा था। सावित्री उसके पीछे पीछे दौड़ी। उसने आखिरी बार अपने पति का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे। जी, रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? बिना सोचे समझे, बिना पूरी बात जाने आप घर की इज्जत को सड़क पर मत उछालिए। हरीश ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तू हट जा मेरे रास्ते से सावित्री। आज बहुत हो गया। आज दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। मैं भी तो देखूं वो महान बाप अपने इस चोर बेटे को कैसे बचाता है। हरीश की तेज कड़कती हुई आवाज ने घर के सन्नाटे को चीर दिया। गोविंद चौधरी,
जो बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चारपाई पर आंखें बंद किए लेटे थे। उन्होंने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। दिनेश, जो पास ही अपनी दुकान के कुछ बही खाते देख रहा था, वो भी अपने भाई की इस जानलेवा आवाज को सुनकर खड़ा हो गया। क्या हुआ भैया, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? दिनेश ने सहमी हुई आवाज में पूछा। हरीश हामफता हुआ उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने पिता की चारपाई और दिनेश के बीच ऐसे खड़ा था जैसे आज वो कोई फैसला करने ही आया हो। चिल्ला क्यों रहा हूं? हरीश व्यंग्य से हंसा। अरे, चिल्ला तो मुझे उस दिन ही देना चाहिए था जिस दिन तुमने और तुम्हारे इस लाडले बाप ने मिलकर मुझे धोखा देने की सोची थी। पर मैं चुप रहा। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पर मैं ये नहीं जानता था कि तुम लोग किसान की खाल में छुपे हुए चोर हो। हरीश, गोविंद चौधरी की आवाज में दर्द और हैरानी थी। ये कैसी भाषा बोल रहा है तू? होश में तो है? हाँ बापूजी, आज मैं पूरे होश में हूं और आज मैं आपको भी होश में ले आया हूं। हरीश ने अपनी उंगली सीधा अपने भाई दिनेश की तरफ उठाई। बड़ा शरीफ बनता है ना तू, बड़ा भोला बनकर घूमता है और रात के अंधेरे में क्या क्या गुल खिलाता है, वो आज सब पता चल गया है मुझे। बता बता बापूजी को कि तू कोई दुकानदार नहीं, तू एक चोर है, एक काला बाजारी करने वाला, जो हम जैसे गरीब किसानों का हक मारकर रात के अंधेरे में ट्रकों से माल अपने गोदाम में भरता है। ये इल्जाम इतना भयानक था, इतना अप्रत्याशित था कि एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दिनेश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। सावित्री ने अपने मुंह पर पल्लू रख लिया ताकि उसकी सिसकी बाहर ना आ जाए। दिनेश ने अपने पिता की तरफ देखा, जिनका चेहरा इस नए इल्जाम को सुनकर पीला पड़ गया था। भैया, दिनेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया ये आप क्या बक रहे हैं? कौन सा ट्रक? कैसी कालाबाजारी? आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हरीश और जोर से चीखा। मुझे गलतफहमी हुई है? अरे, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं, पर अपने कानों से उन लोगों को बातें करते सुना है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। वो गांव वाले जो तुम्हें देवता समझते हैं, वो सब थू-थू कर रहे हैं तुम पर कि रात के अंधेरे में ट्रक आते हैं तुम्हारे गोदाम पर। बोलो, जवाब दो, है हिम्मत सच बोलने की? गोविंद चौधरी, जो अब तक सदमे में थे, उन्होंने धीरे से अपनी लाठी उठाई और उसके सहारे खड़े हुए। उनकी नजरें अपने छोटे बेटे दिनेश पर टिकी थी। उनकी आंखों में शक नहीं था, पर वो जवाब चाहते थे। दिनेश, ये किस ट्रक की बात कर रहा है? दिनेश के लिए ये पल शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। एक तरफ उसका सगा भाई जो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था, दूसरी तरफ उसका बाप जो उससे सच्चाई जानना चाहता था। दिनेश ने एक गहरी सांस ली। उसका दर्द उसके भाई की नफरत से ज्यादा गहरा था। हाँ बापूजी, उसने कहा, और उसकी इस हाँ ने जैसे हरीश के इल्जामों पर मुहर लगा दी। देखा देखा बापूजी, हरीश खुशी से चीखा, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। मान लिया ना इसने खुद ही। अब बुलाइए गांव वालों को, दिखाइए अपने इस लाडले की करतूत। चुप हो जाइए भैया, दिनेश पहली बार अपने बड़े भाई पर चीखा। उसकी आवाज में इतना दर्द और इतना गुस्सा था कि हरीश भी एक पल के लिए ठिठक गया। मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। हाँ, ट्रक आया था, रात में आया था और मेरे गोदाम में माल भी उतरा था, पर वो माल किसी गरीब किसान की चोरी का नहीं था। तो फिर क्या था? हरीश ने तंज कसा। क्या आसमान से सोना बरसा था? नहीं भैया, दिनेश ने कहा, और उसकी आंखें भर आई। उस ट्रक में वो मशीनें थी जिन्हें आप जैसे किसानों का भविष्य सोना बनाने वाली थी। उस ट्रक में चौधरी एंड सन्स राइस मिल की पहली मशीनें आई थी। हरीश के चेहरे पर जो जीत की मुस्कान थी, वो एक पल में गायब हो गई। क्या क्या बकवास कर रहा है? कौन सी मिल? वही मिल भैया, दिनेश ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलना जारी रखा। वही मिल जिसे शुरू करने का सपना बापूजी पिछले 1 साल से देख रहे थे। वही मिल जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। वही मिल जिसका मालिक वो आपको, अपने बड़े बेटे हरीश को बनाने वाले थे। आंगन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हरीश को लगा जैसे उसके कानों ने सुनना बंद कर दिया है।
दिनेश अब अपने भाई की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। आप तो बस अपने खेत, अपनी मेहनत और अपना गुस्सा देखते रहे भैया। आपने कभी ये देखने की कोशिश ही नहीं की कि बापूजी आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपसे नाराज नहीं थे, वो आपसे दुखी थे। वो दुखी थे कि उनका बेटा उन्हें समझ नहीं पाया। वो जानते थे कि आप कितनी मेहनत करते हैं। दिनेश की आवाज अब रोने जैसी हो रही थी और वो ये भी जानते थे कि आपकी मेहनत का सही दाम आपको नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जमीन गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लेंगे और अपनी सारी बचत लगाकर एक छोटी सी मिल डालेंगे। वो कहते थे, मेरा हरीश जब अपने ही खेत का चावल अपनी ही मिल में तैयार करके उस पर अपना नाम लगाकर बेचेगा तो देखना उसकी इज्जत कितनी बढ़ेगी। वो तो आपको किसान से एक बड़ा व्यापारी बनाने का सपना देख रहे थे। और मैं? हरीश ने हकलाते हुए पूछा। और आप? दिनेश ने कहा। आप उस दिन उन पर पक्षपात का इल्जाम लगाकर चले आए। आप उस जगह पर बोल पड़े जहां आपको चुप रहकर बस सुनना था। जिस बाप ने आपसे कभी 1 रुपया नहीं मांगा, आपने उसे अपनी मेहनत का हिसाब सुना दिया। और आज? दिनेश ने उन अफवाह फैलाने वाले लोगों की ओर इशारा किया जो अब तक तमाशा देखने के लिए बाहर जमा हो गए थे। आज आप उन लोगों की बातों में आकर उन अफवाहों पर भरोसा करके अपने ही भाई को चोर कहने चले आए। ये है वो दूसरी जगह भैया जहां आपको चुप रहना चाहिए था। जहां बात आपके अपने परिवार की इज्जत की थी, वहां आपने बाहर वालों की बातों पर यकीन कर लिया। दिनेश ने अपने गोदाम की तरफ इशारा किया। वो ट्रक रात में इसलिए आया था ताकि किसी को पता ना चले। बापूजी चाहते थे कि जब सब कुछ तैयार हो जाए तो वो आपको एक तोहफे की तरह दे। पर गांव वालों की नजरों से क्या छिपता है? किसी ने ट्रक को देखा और अपनी अपनी कहानियां बना ली और आपने उन कहानियों को सच मान लिया। बिना मुझसे पूछे, बिना बापूजी से बात किए आप खुद ही जज बन गए और खुद ही हमें सजा सुना दी। हरीश के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। वो नहीं कहता हुआ वही जमीन पर बैठ गया। ये सच उसके बर्दाश्त से बाहर था। वो जिन लोगों की बातों में आया था वो तमाशा देखकर अब धीरे धीरे खिसक रहे थे। सावित्री अपने पति की इस हालत को देखकर दौड़ी, पर वो भी क्या कहती। हरीश की नजरें अपने पिता को ढूंढ रही थी। गोविंद चौधरी, जो इस पूरे खुलासे के दौरान एक शब्द भी नहीं बोले थे, वो अपनी चारपाई पर फिर से बैठ चुके थे। वो चुप थे, पर आज उनकी खामोशी में दर्द नहीं था। आज उनकी खामोशी में उनके बेटे के लिए सिर्फ और सिर्फ पछतावा था। वो देख रहे थे कि कैसे उनके बेटे की अपनी ही जुबान ने, उसके अपने ही गुस्से ने उसी के लिए बुने गए एक खूबसूरत सपने को जलाकर राख कर दिया था। हरीश अपने घुटनों के बल रेंगता हुआ अपने पिता के पैरों के पास पहुंचा। बापूजी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। गोविंद चौधरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने बेटे को माफ किया या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन हरीश को उसकी सजा मिल चुकी थी। उसे वो सजा मिल गई थी जिसका नाम था पछतावा। एक ऐसा पछतावा जो शायद अब जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उसने 2 जगहों पर अपनी जुबान पर काबू नहीं रखा था। पहली, जब वो गुस्से में था और अपने बड़ों के सामने बोल रहा था, और दूसरी, जब उसने अफवाहों को सुना और बिना जांचे परखे अपने ही परिवार पर कीचड़ उछाल दिया था। और इन दोनों गलतियों की कीमत उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने को खोकर चुकाई थी। आंगन के बीचों बीच जहां कुछ पल पहले हरीश का गुस्सा गूंज रहा था, अब वहां एक मौत जैसा सन्नाटा पसर गया था। वो तमाशा देखने वाले जो हरीश की बातों में मजे ले रहे थे, अब सच्चाई का ये भयानक रूप देखकर एक एक करके चुपचाप वहां से खिसक लिए थे। आंगन में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। एक बाप जिसकी जिंदगी भर की कमाई, इज्जत और सपने लुट चुकी थी। एक छोटा भाई जिसके दिल में अपने ही भाई के लिए नफरत की जगह अब सिर्फ तरस बचा था। एक पत्नी जो अपने पति की इस तबाही को अपनी आंखों के सामने देख रही थी। और वो बड़ा बेटा हरीश, जो अब ना तो बेटा रहा, ना भाई और ना ही कोई मालिक। वो बस एक जिंदा पछतावा बनकर घुटनों के बल उसी मिट्टी में धंस गया था जिसे वो अपना कहता था।
मिल, मिल, मेरी मिल। ये शब्द उसके सूखे होठों से एक सिसकी बनकर निकले। उसे अपने कान पर, अपनी सोच पर, अपने वजूद पर नफरत हो रही थी। वो किन कानों से सुनी बातों पर यकीन कर बैठा था? वो कौन सा जहर था जो वो इतने सालों से अपने दिल में पाले हुए था? सावित्री, जो अब तक पल्लू में अपना मुंह छिपाए रो रही थी, दौड़कर अपने पति के पास आई। उसने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। उठिए जी, उठिए, घर चलिए। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक हारी हुई औरत की बेबसी थी। हरीश ने अपनी नजरें उठाने की हिम्मत नहीं की। वो बस अपने पिता को देख रहा था, जो अब भी उस चारपाई पर एक पत्थर की मूरत बने बैठे थे। हरीश ने अपनी जिंदगी में अपने पिता को कभी इतना खामोश, इतना टूटा हुआ, इतना हारा हुआ नहीं देखा था। वो चाहता था कि उसके पिता उस पर चिल्लाएं, उसे मारे, उसे घर से निकाल दे। लेकिन ये खामोशी तो किसी भी सजा से ज्यादा भयानक थी। गोविंद चौधरी धीरे से अपनी चारपाई से उठे। उनके शरीर का सारा बल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उन्होंने अपनी लाठी उठाई। उन्होंने हरीश की तरफ एक बार भी नहीं देखा, ना गुस्से से, ना नफरत से, और ना ही प्यार से। उन्होंने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। वो धीरे धीरे अपने कांपते हुए कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। ये बंद दरवाजा हरीश के मुंह पर किसी तमाचे की तरह पड़ा था। दिनेश अब भी वही खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने भाई की तरफ बढ़ा। हरीश ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा, शायद वो कुछ कहे, उसे माफ करे। लेकिन दिनेश उसके पास से होकर गुजरा और गोदाम के उस आधे खुले दरवाजे पर पहुंचा जहां से मशीनों की परछाई दिख रही थी। उसने उस दरवाजे को धीरे से बंद किया और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। वो ताला सिर्फ गोदाम पर नहीं लगा था, वो ताला उस सपने पर लग गया था। वो ताला हरीश और उसके परिवार के भविष्य पर लग गया था। दिनेश, हरीश ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। दिनेश मुड़ा। उसकी आंखों में अब वो छोटा भाई वाला भोलापन नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी। क्या कहते भैया, क्या कहते आप उस बाप से जिसने अपनी जिंदगी भर की बचत, अपनी जमीन, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ इसलिए कि उसका बड़ा बेटा, जो खुद को एक मामूली किसान समझता है, वो दुनिया को दिखा सके कि वो क्या चीज है। और आपने उसे क्या दिया? शक, इल्जाम, और वो भी उन 4 लोगों की बातों में आकर जो आपके मुंह पर आपके और मेरे मुंह पर मेरे होते हैं। मुझे नहीं पता था दिनेश। हरीश की आवाज टूट रही थी। यही तो दिक्कत है भैया। दिनेश की आवाज में भी दर्द छलक पड़ा। आप कभी कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। आप तो बस वही सुनते थे जो आपका गुस्सा, आपकी जलन आपसे कहती थी। आपने पहली गलती तब की जब आपने गुस्से में बापूजी की बात पूरी नहीं सुनी, और दूसरी और सबसे बड़ी गलती आज कर दी जब आपने अफवाहों पर यकीन करके अपने ही परिवार की इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। दिनेश और कुछ नहीं कह पाया। वो भी अपने घर के हिस्से की ओर चला गया। आंगन खाली हो गया था। सावित्री ने हरीश को घसीटकर उठाया और उसे उनके कमरे में ले आई। हरीश एक बोरी की तरह चारपाई पर गिर पड़ा। वो रात शायद उस घर की सबसे लंबी रात थी। सावित्री चुपचाप जमीन पर बैठी रोती रही। हरीश छत को घूरता रहा। उसे अब एक एक पल, एक एक बात याद आ रही थी। उसे याद आया कैसे उसके पिता ने उसे बंटवारे वाली रात को रोकने की कोशिश की थी। मेरी बात पूरी सुन ले। काश वो सुन लेता। उसे याद आया वो दिन जब उसने अपने भाई को गुस्से में देखा था। वो सब यादें अब किसी भाले की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। अगली सुबह जब हरीश की आंख खुली तो उसे लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन जब वो आंगन में आया तो सब कुछ सच था। उसके पिता अपनी चारपाई पर नहीं थे। वो घर के अंदर अपने कमरे में ही बंद थे। दिनेश अपनी दुकान खोलने के लिए जा चुका था। घर में बस एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। हरीश के लिए अब जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया था, पछतावे का दौर। उसने हिम्मत की। वो अपने पिता के बंद दरवाजे के पास गया। बापूजी, दरवाजा खोलिए, मुझसे बात कीजिए।
अंदर से कोई आवाज नहीं आई। बापूजी, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, पर प्लीज एक बार बात कर लीजिए। वो दरवाजे पर सिर रखकर रोने लगा। काफी देर बाद अंदर से गोविंद चौधरी की वही थकी हुई, हारी हुई आवाज आई, चले जाओ यहां से हरीश, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। हरीश वही दरवाजे पर बैठ गया। कई घंटे बीत गए, दोपहर हो गई। सावित्री उसके लिए रोटी लेकर आई, पर उसने खाने से इनकार कर दिया। जब तक बापूजी मुझे माफ नहीं करते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। शाम को दरवाजा खुला। गोविंद चौधरी बाहर निकले। वो बहुत कमजोर लग रहे थे। वो हरीश के पास से होकर गुजरे जैसे वो वहां बैठा ही ना हो। वो आंगन में आए और बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हरीश दौड़कर फिर उनके पैरों के पास बैठ गया। बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। गोविंद चौधरी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो बस शून्य में घूरते रहे। हरीश ने ये सजा कभी सोची नहीं थी। वो अपने पिता की खामोशी की सजा काट रहा था। दिन बीतने लगे। घर में सब कुछ बदल गया था। हरीश अब भी खेतों पर जाता था, पर अब वो एक किसान की तरह नहीं, एक मुजरिम की तरह जाता था। वो शाम को घर लौटता और चुपचाप अपने पिता के पास बैठ जाता। वो उनसे कुछ कहता नहीं था, बस उनकी खामोशी को सुनता था। उसने अपने भाई से भी बात करने की कोशिश की। वो एक दिन दिनेश की दुकान पर गया। दिनेश दुकान पर अकेला बैठा हिसाब कर रहा था। दिनेश ने नजरें उठाकर उसे देखा, पर कुछ बोला नहीं। मुझे पता है मैंने जो कहा वो माफी के लायक नहीं है, पर तू तो मेरा छोटा भाई है, तू तो मुझे माफ कर दे, हरीश ने बड़ी उम्मीद से कहा। दिनेश ने अपना बही खाता बंद किया। माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था भैया। मैं आपसे नफरत नहीं करता, पर मैं अब आप पर भरोसा भी नहीं कर सकता। बापूजी का तो आपने दिल ही तोड़ दिया, और मेरा तो आपने मान ही तोड़ दिया। जिस भाई को मैं अपना आदर्श समझता था, वो मेरी ही इज्जत सरेआम उछाल सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दिनेश की बातों में गुस्सा नहीं, पर एक ऐसी सच्चाई थी जिसे हरीश झुठला नहीं सकता था। वो वहां से भी हार कर लौट आया। पछतावे का ये दौर और भी गहरा होने वाला था। एक हफ्ते बाद हरीश जब खेतों से लौट रहा था, तो उसने देखा कि गांव के बाहर दिनेश के गोदाम के पास बहुत भीड़ लगी है। उसका दिल धक से रह गया। वो दौड़कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि गोदाम का ताला खुला हुआ है और कुछ मजदूर शहर से आए एक बड़े ट्रक में उन नई चमचमाती मशीनों को वापस लाद रहे थे। ये क्या हो रहा है? हरीश ने घबराकर पूछा। दिनेश वही पास में खड़ा था, सिर झुकाए। उसका चेहरा उतरा हुआ था। जो होना चाहिए वही हो रहा है भैया। मतलब ये कि मिल अब नहीं लगेगी। बापूजी ने बैंक का कर्ज वापस करने के लिए इन मशीनों को वापस उसी कंपनी को बेच दिया है जिससे इन्हें खरीदा था, वो भी आधे से कम दाम पर। हरीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारा सपना था, हमारा नहीं भैया। दिनेश ने अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहा। यह सपना सिर्फ बापूजी का था, एक ऐसा सपना जिसे वो अपनी आंखों से नहीं, आपकी आंखों से पूरा होते हुए देखना चाहते थे। पर जब आपकी आंखों पर ही गुस्से और शक की पट्टी बंधी हो, तो सपना पूरा कैसे होता? हरीश पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस ट्रक के सामने खड़ा हो गया। रोको, ये मशीनें कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरी है, मेरी मिल है ये। तभी भीड़ को चीरते हुए गोविंद चौधरी अपनी लाठी के सहारे वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर आज कई दिनों बाद एक भाव था, दर्द का। वो अपने बेटे के पास आकर खड़े हो गए। पीछे हट जा बेटा। नहीं बापूजी, हरीश रोने लगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दोगुनी मेहनत करूंगा, मैं इस मिल को चलाऊंगा, बस आप इसे वापस मत भेजिए। गोविंद चौधरी ने अपना कांपता हुआ हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखा। बेटा, मिल चलाने के लिए मेहनत से ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है, और वो भरोसा तो तूने उसी दिन तोड़ दिया। बेटा, उनकी आवाज भर्रा गई। तूने पहली गलती गुस्से में आकर की। मैंने सोचा नादान है, समझ जाएगा, पर तूने दूसरी गलती अफवाहों में आकर की। तूने अपने ही खून पर, अपने ही भाई पर
दुनिया के सामने चोरी का इल्जाम लगा दिया। जो इंसान गुस्से में और अफवाहों में अपने पराये का फर्क भूल जाए, उसके हाथ में मैं अपनी जिंदगी भर की इज्जत और लाखों का कर्ज कैसे सौंप दूं? तूने मुझे नहीं हराया हरीश, गोविंद चौधरी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोलते हुए कहा। तूने अपने आप को हरा दिया। तूने अपनी जुबान से अपने ही भविष्य को मार डाला। ट्रक का इंजन स्टार्ट हो गया। उसकी तेज आवाज में हरीश की सिसकियां दब गई। वो अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा था, पर गोविंद चौधरी की आंखें अब उस ट्रक को देख रही थी, जो उनके सपने के साथ साथ उनके बेटे के भविष्य को भी उनसे दूर ले जा रहा था। हरीश को आज समझ आया था कि पछतावा क्या होता है। ये वो आग है जो आपको जलाकर राख भी नहीं करती, बस पूरी जिंदगी सुलगने के लिए छोड़ देती है। ट्रक के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज किसी धमाके की तरह उस खामोश दोपहर में गूंजी। उस आवाज ने जैसे उस पूरे परिवार के भविष्य के ताबूत पर आखिरी कील ठोक दी हो। गांव वाले जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे, वो भी इस अंतिम दृश्य को देखकर सिहर उठे। मशीनें जो एक नए सपने की शुरुआत करने आई थी, अब एक टूटे हुए सपने के जनाजे की तरह वापस लादी जा चुकी थी। ट्रक ने एक आखिरी कान फाड़ देने वाला हॉर्न बजाया और काले धुएं का एक गुबार छोड़ता हुआ कच्ची सड़क पर धूल उड़ाता हुआ आंखों से ओझल हो गया। वो धूल अभी हवा में उड़ ही रही थी जब गोविंद चौधरी, जो अब तक एक पत्थर की मूरत बने खड़े थे, धीरे से मुड़े। उन्होंने एक बार भी, एक पल के लिए भी अपने बड़े बेटे हरीश की तरफ नहीं देखा, जो अब भी उनके पैरों के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। गोविंद चौधरी ने बस अपनी लाठी उठाई। उनके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे दिनेश के कंधे का सहारा लिया। चल बेटा, घर चले। दिनेश ने अपने बाप के इस टूटे हुए वजूद को संभाला और उन्हें सहारा देकर धीरे धीरे घर की ओर ले जाने लगा। बापूजी, हरीश ने एक आखिरी हारी हुई चीख मारी। मेरी बात तो सुनिए बापूजी। लेकिन गोविंद चौधरी नहीं रुके। वो नहीं मुड़े। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने बड़े बेटे की आवाज को सुनना ही बंद कर दिया हो। सावित्री दौड़कर अपने पति के पास आई। वो जमीन पर एक ढेर की तरह पड़ा था। उसकी आंखें उस रास्ते पर टिकी थी जहां से वो ट्रक गया था। उठिए, उठिए जी, सावित्री ने उसे झकझोरते हुए कहा। क्या अब यही बैठकर पूरी दुनिया को तमाशा दिखाएंगे? उठिए। उसके आंसुओं में अब दुख से ज्यादा गुस्सा था, अपने पति की इस नासमझी पर। हरीश ने अपनी पत्नी का सहारा लेकर उठने की कोशिश की, पर उसके पैरों में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। वो लड़खड़ा रहा था। ये उसकी जिंदगी की सबसे लंबी और सबसे मुश्किल घर वापसी थी। आगे आगे उसका बाप अपने छोटे बेटे का सहारा लेकर जा रहा था और पीछे पीछे वो अपनी पत्नी का सहारा लेकर चल रहा था। वो आंगन जो कल तक एक था, आज 2 हिस्सों में बंट चुका था। घर पहुंचकर गोविंद चौधरी सीधा अपने कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दिनेश भी थका हारा अपने हिस्से वाले बरामदे में सिर पकड़कर बैठ गया। सावित्री ने हरीश को उसकी चारपाई पर लाकर लगभग पटक दिया। मुबारक हो, सावित्री ने अपने आंसू पोंछते हुए एक ऐसी आवाज में कहा जो जहर में बुझी हुई थी। आज आपने अपनी जुबान के जोर पर सब कुछ जीत लिया। हो गया आपके मन का, मिल गई तसल्ली। जला दिया ना आपने अपने ही हाथों से अपना घर। अब खाइए इन खेतों को, अब चबाइए अपनी इस मेहनत को। सब खत्म हो गया, सब। सावित्री फूट फूट कर रोती हुई रसोई के अंधेरे कोने में चली गई। हरीश के पास अपनी पत्नी को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो बस अपनी चारपाई पर लेटा छत को घूरता रहा। उसे अब समझ आ रहा था, वो 2 जगहें, पहली जब वो गुस्से में था और दूसरी जब वो अफवाहों के नशे में था। इन दोनों जगहों पर उसकी जुबान ने जो आग उगली थी, उस आग ने किसी और को नहीं बल्कि उसके अपने ही भविष्य को जलाकर राख कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज उगा तो हरीश को लगा कि ये सवेरा उसके लिए नहीं हुआ है। वो एक मरा हुआ इंसान था जो बस सांस ले रहा था। उसके अंदर का घमंड, उसकी अकड़, उसका गुस्सा, सब कुछ जैसे बीती रात की आग में जल चुका था।
अब उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बची थी, पछतावा। एक गहरा अथाह पछतावा। वो आदतन उठा। उसने अपने खेतों पर जाने के लिए औजार उठाए, लेकिन आज उन औजारों का वजन उसे पहले से कहीं ज्यादा लग रहा था। वो जब घर से निकला तो उसने देखा कि गोविंद चौधरी का दरवाजा अब भी बंद है। वो खेतों की ओर चला, पर आज गांव की गलियां उसे काट खाने को दौड़ रही थी। वो लोग जिनसे वो अकड़कर बात करता था, आज उसे देखकर मुंह फेर रहे थे। वो चाय की दुकान के पास से गुजरा जहां उसने वो अफवाह सुनी थी। वही लोग आज भी वहां बैठे थे। उसे देखते ही वो सब चुप हो गए। उनकी खामोशी उनके किसी भी ताने से ज्यादा चुभने वाली थी। हरीश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनसे नजरें मिला सके। वो सिर झुकाए एक अपराधी की तरह वहां से निकल गया। वो अपने खेतों पर पहुंचा। वो खेत जिनके लिए वो अपने बाप से लड़ पड़ा था, आज उसे डरावने लग रहे थे। उसने कुदाल उठाई और जमीन पर मारी, पर उसके हाथों में वो पहले वाली ताकत नहीं थी। वो वहीं खेत की मेड़ पर बैठ गया। उसके पास अब मेहनत करने की कोई वजह ही नहीं बची थी। वो किसके लिए मेहनत करता? वो सपना जो उसके पिता ने उसे बिना बताए ही दे दिया था, वो तो अब वो खुद ही जला चुका था। दिन भर वो वही बैठा रहा। शाम को जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसने देखा कि दिनेश दुकान से लौट आया है और अपनी मां सावित्री के पास बैठा घर के खर्चे का हिसाब लगा रहा है। सावित्री भी अब अपने हिस्से की रसोई छोड़कर देवर और ससुर के लिए खाना बनाने में मदद कर रही थी। घर का बंटवारा जो हरीश के दिमाग में था, वो अब असलियत में हो चुका था। बस फर्क इतना था कि एक तरफ पूरा परिवार था और दूसरी तरफ हरीश बिल्कुल अकेला। हरीश को देखकर दिनेश उठा। भैया, उसने कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। मुझे माफ कर दे दिनेश। हरीश ने पहली बार अपने छोटे भाई के सामने हाथ जोड़े। दिनेश ने उसकी तरफ देखा। माफी तो मैं दे दूंगा भैया, पर क्या आपकी माफी बापूजी का टूटा हुआ भरोसा लौटा सकती है? क्या वो उन मशीनों को वापस ला सकती है? नहीं, पर मैं। हरीश हकला रहा था। आप जानना चाहते हैं आपकी जुबान ने हम पर कितना कर्ज चढ़ा दिया है? दिनेश ने कहा और सावित्री की तरफ देखा जो सिर झुकाए सब सुन रही थी। दिनेश, सावित्री ने उसे रोकना चाहा। नहीं भाभी, आज इन्हें सुनने दो। आज इन्हें पता चलना चाहिए कि शब्दों से लगी चोट का हिसाब रुपयों से भी बड़ा होता है। दिनेश ने हरीश की आंखों में देखते हुए कहा, बापूजी ने वो मिल शुरू करने के लिए बैंक से 75,000 रुपए का कर्ज लिया था, अपनी इस दुकान को और अपने घर को गिरवी रखकर। उन्हें लगा था कि जब उनका बड़ा बेटा मालिक बनेगा तो हम सब मिलकर साल भर में ये कर्ज चुका देंगे। पर अब दिनेश ने एक लंबी सांस ली। उन मशीनों को आधे दाम पर वापस बेचने के बाद भी बैंक का पूरा कर्ज तो दूर, उसका ब्याज भी नहीं चुका है। हम पर अब भी 50,000 रुपए का कर्ज बाकी है भैया, और हमारे पास अब गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं बचा। 50,000, ये रकम हरीश के लिए किसी पहाड़ जैसी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। उसे आज एहसास हुआ कि उसका गुस्सा कितना महंगा था, उसकी अफवाहों पर यकीन करने की कीमत कितनी बड़ी थी। मैं सब ठीक कर दूंगा दिनेश, हरीश ने एक हारी हुई आवाज में कहा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मैं ये कर्ज चुका दूंगा। दिनेश एक फीकी दर्द भरी मुस्कान के साथ हंसा। कैसे भैया? क्या आप फिर से किसी अफवाह पर यकीन करके कोई नया तमाशा करेंगे, या फिर गुस्से में आकर बैंक मैनेजर को ही धमकाएंगे? दिनेश के शब्द कड़वे थे पर सच्चे थे। भरोसा एक ही बार बनता है भैया, दिनेश ने कहा, और आपने उसे तोड़ दिया। अब आप मेहनत कीजिए, पर बापूजी को वापस पाने की उम्मीद मत कीजिए। दिनेश वहां से चला गया। हरीश वही खड़ा रह गया। उस रात हरीश अपने कमरे में गया। उसने अपनी पत्नी सावित्री के पैर पकड़ लिए। सावित्री, मुझसे पाप हो गया, मैं अंधा हो गया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सावित्री ने अपने पति को इस तरह टूटते हुए पहली बार देखा था। उसका दिल भी पसीज गया। उसने अपने पति को उठाया। जो होना था वो हो गया, अब पछताने से क्या होगा? पर एक बात कहूं, हरीश ने सवालिया नजरों से उसे देखा।
आपकी लड़ाई बापूजी से या दिनेश से कभी थी नहीं, सावित्री ने कहा। आपकी लड़ाई तो खुद से थी। आप खुद को कम समझते थे। आपको लगता था कि आप बस एक किसान हैं, और जब बापूजी ने आपको आपकी असली कीमत दिखानी चाहिए तो आपने उन्हीं पर शक कर लिया। आदमी गुस्से में तब बोलता है जब वो अंदर से डरा हुआ होता है, और आप अपनी ही कामयाबी से डर गए थे। सावित्री की इन बातों ने हरीश को अंदर तक झकझोर दिया। अगले दिन हरीश ने एक फैसला किया। वो अपने कमरे से बाहर निकला। वो सीधा अपने पिता के कमरे के बंद दरवाजे के पास गया। दरवाजा अब भी बंद था। हरीश ने अपनी जेब से कुछ निकाला। ये उसकी अपनी पासबुक थी, जिसमें उसने अपनी थोड़ी बहुत बचत के 2-4 हजार रुपए रखे थे। वो पासबुक और अपने घर के हिस्से के जो थोड़े बहुत जेवर थे, उनकी एक छोटी सी पोटली। उसने वो सब कुछ उस बंद दरवाजे की दहलीज पर रख दिया। बापूजी, उसने दरवाजे से ही बात करते हुए कहा, मैं जानता हूं मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है, और ये जो 50,000 का कर्ज है, ये मेरी ही जुबान की कीमत है। मैं इसे चुकाऊंगा। मैं आज से ये घर छोड़ रहा हूं। सावित्री, जो दूर खड़ी ये सब सुन रही थी, चीख पड़ी, नहीं। हाँ सावित्री। हरीश ने मुड़कर उसे देखा। मुझे जाना होगा। मैं इस घर में अपने ही बाप की नजरों में एक गुनहगार बनकर नहीं रह सकता। मैं शहर जा रहा हूं, मजदूरी करने, कमाने, और मैं तब तक इस घर में वापस कदम नहीं रखूंगा जब तक मैं उस कर्ज का एक एक पैसा अपनी मेहनत से चुका नहीं देता। तब तक मेरे इस मरे हुए वजूद को बापूजी की नजरों के सामने रहने का कोई हक नहीं है। हरीश ने आखिरी बार उस बंद दरवाजे को देखा, उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी और अपने घर को रोता बिलखता छोड़कर आंगन से बाहर निकल गया। अंदर कमरे में गोविंद चौधरी ने सब कुछ सुना। जब उन्हें हरीश के कदमों की आहट दूर जाती हुई महसूस हुई तो उन्होंने दरवाजा खोला। उनकी नजरें दहलीज पर रखी उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया। उनकी बूढ़ी आंखों से 2 बूंद आंसू उस पोटली पर गिर पड़े। हरीश को शायद कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पिता का पछतावा उसके अपने पछतावे से कहीं ज्यादा बड़ा था कि वो एक बाप होकर भी अपने बेटे के मन के डर को पहले क्यों नहीं पढ़ पाए। हरीश जब उस दोपहर अपने आंगन की दहलीज से बाहर निकला तो वो सिर्फ अपना घर नहीं, वो अपनी पूरी दुनिया, अपनी पहचान, अपना सब कुछ पीछे छोड़ रहा था। उसके कदम भारी थे, पर उसका दिल उन कदमों से भी ज्यादा भारी था। वो पछतावे के उस बोझ तले दबा हुआ था जिसे उठाने की ताकत शायद दुनिया के किसी भी इंसान में नहीं होती। वो उस गांव की धूल भरी सड़क पर चलता जा रहा था, बिना ये जाने कि उसे कहां जाना है, क्या करना है। उसके कानों में बस सावित्री की सिसकियां, दिनेश की नफरत भरी सच्चाई और अपने पिता के कमरे के उस बंद दरवाजे की खामोशी गूंज रही थी। वो जानता था कि वो एक गुनाहगार है और अब उसे अपने गुनाह की सजा काटनी ही होगी। वो कई मीलों तक पैदल चला। जब शाम ढलने लगी और उसके पैरों ने जवाब दे दिया, तब जाकर उसे सड़क के किनारे एक बड़ा सा ट्रक खड़ा दिखाई दिया जो शायद शहर की ओर जा रहा था। उसने ट्रक के ड्राइवर के हाथ पैर जोड़े, मिन्नतें की और किसी तरह उसमें बैठने की जगह पाली। वो ट्रक के पिछले हिस्से में बोरियों के बीच छिपकर बैठ गया। ट्रक जब चला और गांव की आखिरी निशानी भी उसकी आंखों से ओझल हो गई तो हरीश की आंखों से आंसुओं का वो बांध टूट पड़ा जिसे उसने सुबह से रोक रखा था। वो रो रहा था अपनी बेवकूफी पर, अपने गुस्से पर और अपनी उस जुबान पर जिसने उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। शहर पहुंचना हरीश के लिए किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था। वो धर्मपुर का अगडू और गुस्सैल हरीश चौधरी नहीं था। वो यहाँ एक बेनाम, बेसहारा मजदूर था। उसके पास ना रहने को छत थी, ना खाने को रोटी। वो सपना, वो मिल, वो मालिक बनना, सब कुछ पीछे छूट गया था। अब उसके सामने बस एक ही मकसद था, 50,000 रुपए। वो 50,000 रुपए का कर्ज जो उसकी जुबान ने उसके परिवार पर चढ़ा दिया था। पहले कुछ दिन तो सड़कों पर, मंदिरों की सीढ़ियों पर भूखे प्यासे सोकर गुजरे। फिर उसे एक बड़ी सी बन रही इमारत पर मजदूरी का काम मिला। वो किसान का बेटा था, मेहनत करना उसकी रगों में था।
लेकिन खेत की मेहनत और शहर की मजदूरी में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ उसे सुबह से लेकर देर रात तक सीमेंट की बोरियां अपनी पीठ पर लादकर 10-10 मंजिलें चढ़नी पड़ती थी। तपती धूप में उसके हाथ पैर जल जाते थे। उसके हाथ, जो कभी हल पकड़ने के आदी थे, आज उनमें सब्बल चलाते चलाते छाले पड़ गए थे और उन छालों से खून रिसता था। ठेकेदार उसे दिन भर गालियां देता, अबे जल्दी कर, यहां तेरे बाप का राज नहीं है। बाप शब्द सुनते ही हरीश की आंखों में आंसू आ जाते। उसे लगता कि ये ठेकेदार ठीक ही कह रहा है। अगर उसने अपने बाप के राज को समझा होता तो आज वो यहां जलील ना हो रहा होता। वो रात को वहीं बन रही इमारत पर कुछ और मजदूरों के साथ एक छोटी सी गंदी सी खोली में सो जाता। उसे दिन भर की मजदूरी के जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसमें से वो बस 2 सूखी रोटियां खाता और बाकी के सारे पैसे एक पुराने से कपड़े की पोटली में बांधकर अपने सिरहाने के नीचे छिपा लेता। वो एक एक रुपया गिनता था। हर रात वो उस पोटली को खोलता और अपनी कमाई को देखता। 50, 60, 100 वो पैसे नहीं गिन रहा था, वो अपने पछतावे के दिन गिन रहा था। वो हर रोज खुद को सजा दे रहा था। वो उन सभी सुखों से खुद को दूर रख रहा था जो उसे उसके घर में आसानी से मिल जाते थे। उसे अपनी पत्नी सावित्री के हाथ की रोटी की बहुत याद आती थी, पर फिर उसे याद आता कि उसी सावित्री को वो कितनी कड़वी बातें कहकर आया है। इधर गांव में हरीश के जाने के बाद उस घर की हालत और भी बदतर हो गई थी। गोविंद चौधरी उस दिन के बाद अपने कमरे से बाहर तो निकले, लेकिन वो अब खामोश नहीं थे। वो टूट चुके थे। उन्होंने हरीश की रखी हुई वो पोटली उठाकर अपने संदूक में रख दी थी। वो ना तो उस पैसे को खर्च कर सकते थे और ना ही उसे फेंक सकते थे। वो उनके बेटे के पछतावे की आखिरी निशानी थी। घर का सारा बोझ अब दिनेश और सावित्री के कंधों पर आ गया था। सावित्री, जिसने कभी अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था, आज वो अपने देवर और ससुर के साथ मिलकर उस बिखरे हुए परिवार को समेटने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने और हरीश के बीच की वो अनदेखी दीवार गिरा दी थी। वो अब पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, अपने ससुर की सेवा करती और रात को चुपचाप अपने तकिए में मुंह छिपाकर अपने पति के लौट आने की दुआ मांगती। दिनेश की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। दुकान, खेत, घर का खर्च और अब सर पर 50,000 का वो पहाड़ जैसा कर्ज। बैंक वाले हर हफ्ते तगादे के लिए आने लगे थे। वो घर के बाहर खड़े होकर गोविंद चौधरी का नाम लेकर चिल्लाते, चौधरी, पैसा कब चुकाओगे? क्या सब कुछ नीलाम करवा कर ही मानोगे? ये बातें गोविंद चौधरी के दिल को छलनी कर देती। वो गोविंद चौधरी, जिसकी इज्जत की कस्में कभी पूरा गांव खाता था, आज उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो रही थी। वो कुछ नहीं कहते, बस अपनी चारपाई पर लेटे लेटे छत को घूरते रहते। दिनेश ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो उसने एक फैसला किया। उसने अपनी दुकान का सारा माल, अपनी खाद बीज की वो छोटी सी दुनिया जिसे उसने बड़ी मेहनत से खड़ा किया था, उसे आधे अधूरे दामों पर बेच दिया। वो सारे पैसे ले जाकर उसने बैंक में जमा कर दिए, लेकिन ये रकम भी कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं थी। ये तो बस उस आग को कुछ दिनों के लिए शांत करने जैसा था जो उनके घर को जलाने पर तुली थी। सावित्री ने भी अपने हिस्से का त्याग किया। उसके पास जो भी थोड़े बहुत गहने बचे थे, उसने वो सब ले जाकर अपने देवर के हाथ में रख दिए। इन्हें भी बेच दो दिनेश, जब घर ही नहीं रहेगा तो इन गहनों का क्या करूंगी? दिनेश और सावित्री दोनों मिलकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे जिसे हरीश की जुबान ने भड़काया था। और हरीश, वो शहर में जल रहा था। 1 साल बीत गया, फिर 2 साल बीत गए, फिर 3 साल। इन 3 सालों में हरीश की सूरत बदल गई थी। वो 40 साल का आदमी अब 60 साल का लगने लगा था। उसके बालों में चांदी उतर आई थी और चेहरे पर शहर की थकान और गांव के पछतावे की गहरी लकीरें खिंच गई थी। इन 3 सालों में उसने दिन रात जानवरों की तरह मेहनत की थी। वो एक एक पैसा जोड़ता रहा। वो दिवाली में भी घर नहीं गया, होली में भी नहीं। उसका त्योहार, उसका धर्म, सब कुछ बस वो 50,000 का आंकड़ा बन गया था। आखिरकार वो दिन आया। 3 साल, 2 महीने और 17 दिनों के बाद
हरीश ने अपनी पोटली में आखिरी नोट रखा। उसने उन्हें गिना। वो पूरे 55,000 रुपए थे। 50,000 कर्ज के और 5,000 शायद उस भरोसे के जो उसने तोड़ा था। उस रात हरीश कई सालों बाद चैन की नींद सोया। अगली सुबह वो उठा। उसने पास की नदी में जाकर नहाया। बाजार से अपने लिए एक मामूली सा नया कुर्ता पाजामा खरीदा और उस पैसे की पोटली को अपनी कमर में बांधकर अपने गांव धर्मपुर जाने वाली बस में बैठ गया। पूरे रास्ते उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वो फट जाएगा। वो खुश था कि वो कर्ज चुकाने जा रहा है, पर वो डरा हुआ भी था। क्या बापूजी उसे माफ करेंगे? क्या दिनेश उसे पहचानेगा? क्या सावित्री अब भी उसका इंतजार कर रही होगी? जब बस गांव के अड्डे पर रुकी और उसने धर्मपुर की मिट्टी पर कदम रखा तो उसके पैर कांप रहे थे। गांव बहुत बदल गया था। सड़कें थोड़ी पक्की हो गई थी। कुछ नए मकान बन गए थे। वो उन्हीं गलियों से होता हुआ अपने घर की ओर बढ़ा जिनसे वो एक अपराधी की तरह भागा था। जब वो अपने घर के आंगन के पास पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। उसका पुराना बड़ा सा आंगन वाला घर अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक छोटी सी 2 कमरों की टीन की छत वाली झोपड़ी खड़ी थी। वो बरगद का पेड़ अब भी वही था, पर उसके नीचे का चबूतरा टूट गया था। हरीश का दिल डूब गया। क्या वो कर्ज नहीं चुका पाए? क्या बैंक ने सब कुछ नीलाम कर दिया? वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ उस झोपड़ी के पास पहुंचा। आंगन में सावित्री बैठी थी, पर वो पहले से बहुत कमजोर और उदास लग रही थी। उसने हरीश को देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुई, फिर उनमें आंसू भर आए। वो दौड़ी। आप आ गए। वो बस इतना ही कह पाई। बापूजी कहाँ है सावित्री? दिनेश कहाँ है? और ये सब क्या हो गया? हरीश ने घबराई हुई आवाज में पूछा। तभी झोपड़ी के अंदर से दिनेश बाहर निकला। वो पहले से दुबला हो गया था, पर उसकी आंखों में एक जिम्मेदारी की चमक थी। भैया, आप? दिनेश, ये सब क्या है? दिनेश ने अपनी नजरें झुका ली। वही जो होना था भैया। आपके जाने के बाद हम कर्ज नहीं चुका पाए। बैंक ने घर नीलाम कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, पर और बापूजी कहाँ हैं? हरीश की आवाज में एक हताशा थी। दिनेश ने झोपड़ी के अंदर एक कोने में पड़ी चारपाई की ओर इशारा किया। हरीश कांपते हुए कदमों से अंदर गया। अंदर बहुत अंधेरा था। एक कोने में एक पुरानी सी चारपाई पर एक बहुत ही कमजोर बूढ़ा साया लेटा हुआ था। हरीश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो गोविंद चौधरी, जिनका रौब पूरा गांव मानता था, आज एक बेबस लाचार बूढ़े की तरह उस अंधेरे कमरे में पड़े थे। बापूजी, हरीश की आवाज एक सिसकी में बदल गई। गोविंद चौधरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी। उन्होंने सामने खड़ी धुंधली सी परछाई को पहचानने की कोशिश की। हरीश दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी कमर से वो पैसों की पोटली खोली और उसे अपने पिता के ठंडे कमजोर हाथों में रख दिया। बापूजी, ये देखिए, मैं सारा कर्ज चुकाने के लिए पैसे ले आया हूं। पूरे 55,000। मैंने अपनी जुबान की कीमत चुका दी बापूजी। वो रो रहा था और अपनी कामयाबी का सबूत दे रहा था। गोविंद चौधरी के कमजोर हाथों ने उन नोटों की गड्डी को छुआ। उन्होंने महसूस किया कि ये नोट कितने कड़े हैं, इनमें कितनी मेहनत लगी है। उन्होंने एक बहुत लंबी सांस ली। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा देखने की कोशिश की जो उनके पैरों पर पड़ा था, और फिर उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ को उठाया। दोस्तों, गोविंद चौधरी ने वो हाथ अपने बेटे के सिर पर आशीर्वाद देने के लिए उठाया, या फिर उन पैसों को, उस कर्ज को जो अब किसी काम का नहीं था, उसे एक तरफ धकेलने के लिए उठाया। हरीश ने पैसों का कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन क्या वो उन 3 सालों का, उस टूटे हुए भरोसे का और उस उजड़े हुए घर का कर्ज कभी चुका पाएगा? क्या एक बाप अपने बेटे को कभी पूरी तरह से माफ कर पाएगा, जिसने गुस्से में और अफवाहों में आकर अपने ही परिवार को बर्बाद कर दिया हो? जिंदगी की वो कौन सी 2 जगह थी जहां हरीश को चुप रहना था? ये तो वो जान गया था, लेकिन इस पछतावे के साथ वो अपनी बाकी की जिंदगी कैसे जिएगा? ये सवाल आज भी वही खड़ा है।
आपको क्या लगता है, क्या शब्दों से लगे घाव कभी भरते हैं? और क्या गोविंद चौधरी को अपने बेटे को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय, इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।